हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा की इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे भाई लोग, जैसा आपको पता है कि हम लोग डेरिवेशन की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं और उस सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और इसके पहले हमने गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग देख लिया था। उसी टॉपिक में गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आज हमारे पास दूसरा डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2009 से लेकर के 2023 तक लगातार, एक आध बार मिस हुआ है बीच में एक आध ईयर, नहीं तो लगातार हमेशा आया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज ये। तो आज के इस वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें इस टॉपिक को धरा सही करना है। जैसे पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, प्यारे प्यारे कमेंट किया, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, उसी प्रकार से उसी एनर्जी के साथ आज मैं इस वीडियो को आपको पूरे कंसेप्ट के साथ में एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक का नाम बाबूजी हमारे पास अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट। पहले पूरा पढ़ देता हूं। चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक एक चीज को ध्यान दो। देखो क्या लिखा है, अनंत विस्तार, तो इसका मतलब कि अनंत, बहुत बड़ी, जिसका लेखा जोखा हमारे पास नहीं होता उसको जनरली हम लोग अनंत मान लेते हैं। तो इसका मतलब ऐसा कुछ है। और क्या समतल आवेशित प्लेट, या तो प्लेट होगा या तो चादर होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, कंसेप्ट सेम लगने वाला है। और कैसी है, अनंत विस्तार की है कैसी, समतल है, और उसके ऊपर क्या है, आवेश। और भाई यार, अगर आवेश नहीं होंगे तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जिसका मतलब आवेश तो होना ही चाहिए। तो आवेशित प्लेट या चादर के निकट, तो उसके पास में, निकट उसके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसको डिस्कस करना है। स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम आता है। ठीक है, जो जो बातें मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताई थी, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो वही वही बातें आज की भी इस वीडियो में होने वाली हैं। बशर्ते क्या है यहाँ पे कि थोड़ा सा टॉपिक अलग है तो तरीके अलग होंगे, लेकिन जो मेन तरीका हमारा वो था, जिसको हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं अपने शब्दों में, वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक हमने बना दिया समतल आवेशित चादर। खतरनाक सी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती ना चादर, आप लोग भी चादर उधर बिछाते हो, टेढ़ा हो जाता है बिस्तर पे, तो इसलिए हमने टेढ़ा बनाया आप लोग के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या समतल आवेशित चादर है। हमने क्या किया, बोल रहा है कि समतल आवेशित चादर है और अनंत है। तो अनंत के लिए अब अपना बोर्ड पूरा बताएंगे नहीं कि पूरी दुनिया में फैला देंगे, तो हमने ऐसा माना कि कुछ इसी तरीके की है। उसके बाद कह रहा है कि समतल है, समतल है, कह रहा है आवेशित है, तो इसके ऊपर आवेश आएंगे। तो हमने इसके ऊपर क्या मान लिए, प्लस चार्ज मान लिए। सर ये बताइए, आपने लास्ट वीडियो बताया उसमें आपने प्लस चार्ज लिया, आप यहां पे बना रहे हो, आप यहां पर भी प्लस चार्ज ले हो, आखिर इसका कोई कारण है या आप अपने मन से ऐसे ले रहे हो? तो कोई कारण नहीं है। क्या इसने बोला है क्या कि धन आवेश लेना कि ऋण आवेश लेना? नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप प्लस आवेश लोगे तो भी डेरिवेशन वैसे ही होना है, वही सूत्र आएगा, और अगर आप निगेटिव चार्ज लोगे तो भी डेरिवेशन होगा और सूत्र वही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे हर जगह क्या मान लिया, प्लस प्लस प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, ये फैला हुआ है आवेश। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया? तो हमारे पास ये क्या, चादर है। अब आप चाहो तो ए बी सी डी मान सकते हो अपना, कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी, और ये क्या है, डी है। चलो यहाँ पर भी हमने बता दिया। अब सबसे पहला काम क्या होगा, सुनना ध्यान से। तो देखो भाई, अगर आप पेपर में डेरिवेशन करोगे बाबूजी, तो मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिखता हूं, बट आपको हिंदी लिखना पड़ेगा, और वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल आसान है, और उसको याद नहीं किया था। उसको देखो, जिसको डेरिवेशन समझ में आएगा उसको थ्योरी समझ में आ जाएगी, जिसको थ्योरी समझ में आएगी उसको डेरिवेशन जिंदगी में नहीं आएगा। तो डेरिवेशन समझना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप क्या बोलोगे कि हमारे पास एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है, जिसको मैंने माना कि क्या है, ए बी सी डी है, जिसके ऊपर समान रूप से क्या बटे हुए हैं, आवेश बटे हुए हैं। और आगे भी जो करने वालों बता, तो पहले ही इसके बिंदु P और बिंदु Q पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस प्रकार बस आगे डेरिवेशन स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसा करना है। चलो, ये तो बात की बात हुई। अब हम बातें हैं, करूंगा क्या मैं। देखो, जब मैं, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहता हूं या मैं आपको ऑनलाइन पे आया हूं, तो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो जो डेरिवेशन होता है ना, मैं खासकर डेरिवेशन में क्या करता हूं, मैं पहले बता देता हूं
कि पूरा डेरिवेशन करना कैसे। इससे क्या होता है कि आप और हम कनेक्ट हो जाते हैं। आपके माइंड में चलता है यस अभी सर ने ये किया, अब ये करने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहां पर भी बताता हूं ताकि आप हमसे कनेक्ट हो जाए। सुना ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है, मैं सुनो क्या है, सबसे पहले क्या होगा, कोई वस्तु होगी, आ गई वस्तु, इस पे क्या होंगे, आवेश आ गए। हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने का दो फार्मूला होता है, एक होता है फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, और एक होता है हमारे पास गॉस का नियम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे। एक को यूज करेंगे बोलेंगे समीकरण नंबर एक को यूज करेंगे बोलेंगे समीकरण नंबर 2, और फिर दोनों समीकरण को बराबर दिखाएंगे और वहां से ही का मान निकल आएगा। यही करना है हमको। तो स्टार्ट करें। हाँ, लेकिन जब हमारे पास कोई वस्तु आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आवेश को बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आवेश को बंद करना पड़ेगा। जैसे पिछली वीडियो हमने एक तार लिया था, उसको मैंने बेलन से बंद किया था, तो यहां पर भी मैं वैसे कुछ करने वाला हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, बेलन को माइंड में सब बनाया, डायग्राम अपने माइंड में, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक बना दिया बेलन, ये ऐसे ऐसे मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये देखने में लग रहा होगा ये बेलन इसके अंदर से गया हुआ है, चादर से, ठीक है। सर आपने तो कहा था पूरे आवेश को बंद करना है, और आपके बेलन में तो हमको दुइये 4-10 आवेश दिख रहे हैं, और बाकी आवेश कहां गए, कोई नहीं। सुनना ध्यान से, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ऐसे बेलन की कल्पना की है। इस बेलन को क्या बोलते हैं, अन्य शब्दों में इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। क्यों, क्योंकि इसके बारे में गॉस ने बताया था, इसलिए इसका नाम क्या है, गॉसियन पृष्ठ। सुना ध्यान से। तो मैंने इतना इसलिए लिया बाबूजी क्योंकि हमारे पास चादर अनंत विस्तार की है, तो हमने छोटा सा बेलन लिया है, इसके छोटा सा एरिया मानूंगा, उसका समाकलन कर दूंगा, और फिर तुम्हारे पास चाहे जितना बड़ा एरिया हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसको स्टार्ट करें। अभी आप कंप्लीट हो, रेडी हो, चलो देखो ध्यान से। तो यहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक आवेशी चादर है, यहाँ पे हमने एक बेलन कंसीडर किया, और अब मैं आगे की प्रक्रिया करने वाला हूं, ठीक है। सुना, तो मैंने यस वाले पार्ट पे ये वाला इसका एक एरिया हो जाएगा, इसका यहाँ पे ये वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा, और एक मैंने यहाँ पे पार्ट निकाला, इसका एरिया हमने मान लिया, ठीक है। सुनना ध्यान से। इस वाले बिंदु का नाम क्या रखा मैंने, P, और इस वाले बिंदु का नाम मैंने क्या रख दिया, Q। तो यहाँ पे बिंदु P आ गया, यहाँ पे बिंदु Q आ गया। इस वाले बिंदु का नाम मैंने रखा A, इस वाले बिंदु का नाम मैंने रख दिया यहाँ पे B। कोई दिक्कत, सब कुछ विजिबल है। एक बार चेक कर लूं, ब्लर तो नहीं हो रहा है, नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ, यहाँ बिंदु P और ये बिंदु क्या हो गया, Q हो गया। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, हमें बिंदु P और बिंदु Q और बिंदु A और बिंदु B हर जगह क्या निकालना है, फ्लक्स। क्या निकालना है, फ्लक्स। देखो ध्यान सुनो बाबू, ध्यान से। इतना सारा आवेश है, हमने इतना आवेश को लिया है, और उसमें से छोटे छोटे क्षेत्रफल लिए हैं, इसका मतलब जो फ्लक्स आएगा वो भी छोटा आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा। फिर क्या करोगे, समाकलन कर दोगे तो पूरा आ जाएगा। यही करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इतनी पूरी व्यवस्था बना दोगे तो इसमें जो भी चीजें उनको हम कंसीडर करेंगे, जो कि हमारा मेन प्रोसेस है। क्या, देखो जैसे ये वाला हमारा पार्ट है ना, तो इसका मैंने माना क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कहां होगा, बाहर की ओर। कहां होगा, बाहर की ओर। तो ई वेक्टर हमारा बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र बाहर की। क्यों बाहर, क्योंकि बाबूजी प्लस चार्ज है। बता चुका हूं कई बार कि अगर प्लस चार्ज होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, माइनस चार्ज होगा तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। तो अगर यहां पर बाहर की ओर है तो यहां पर भी बाहर की ओर होगा, ऐसे, ठीक है। उधर को जा रहा है, नहीं दिख रहा है क्या उधर, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे समझ लेना भाई, ठीक है। थोड़ा सा अपना बोर्ड छोटा सा है, तो उधर जा रहा है बाहर की ओर। तो इसका नाम भी क्या हो गया, ई हो गया, और इसका नाम भी क्या हो गया, ई हो गया। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका निकालूंगा क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि फार्मूला में आता भैया। अगर तुमको क्षेत्रफल नहीं पता होगा तो तुम यार उसकी वैल्यू कैसे पुट करोगे, इसलिए क्षेत्रफल सदिश। तो इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे, तो एरिया वेक्टर कहेगा बाहर की ओर आएगा। सरीके से पता आपको, एरिया वेक्टर कल ही बताया था अपने मार्कर का डिब्बा लेकर के, क्या कि जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे हमारे पास ये मेरा महंगा वाला बोर्ड है, ठीक है, तो इस पे जो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, बाहर की ओर, आपकी तरफ या तो अंदर की ओर। बस शर्त ये कि लंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो देखो इसके लंबवत ये डीए, इधर भी डीए हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल छोटी सी बात है भाई। यहां पे मैंने बताया, अब देखो विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर यहाँ पे हो जाएगा ई वेक्टर, और यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश का आएगा
ऊपर की ओर आएगा। कहाँ आएगा? ऊपर की ओर। कहाँ गया मेरा बोतल? ये रहा। देखो, अगर हमारे पास ये मेरा बोतल है महंगा वाला, हर चीज मेरे पास महंगी वाली, ठीक है, तो अगर हमारे पास मेरा बोतल है महंगा वाला, तो यहाँ पे क्या होने वाला, सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो हमारे पास ई है वो तो इधर को चला गया मान लो, बट एरिया वेक्टर कहाँ आएगा भाई? ये तल है ना, तो तल के लंबवत बाहर ऊपर, तो ये बाहर, तो ये ऐसे आएगा, तो कितना बनेगा? 90 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो एरिया होगा वो ऊपर आएगा, और बाबूजी इतना बड़ा सा है, पूरा एरिया तो छोटा सा है, इसलिए इसको लिखेंगे डी ए वेक्टर। क्या लिखेंगे? डीए वेक्टर। सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा, इसका विद्युत क्षेत्र तो बाहर इधर को आ जाएगा, लेकिन एरिया वेक्टर नीचे की ओर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे डीए वेक्टर, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर लगाते हैं। मिटो मत भाई, क्या लगाते हैं? वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े जल्दी से। अगर आगे बढ़ना है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर, थंबनेल बनाइए, यस सर, आगे बढ़िए। तो बढ़ते फिर, तो यहाँ पे हमारे पास आता चित्र में। चित्र में तो सुनो, चित्र में क्या करना है आपको? लिखना है कि हमारे पास अनंत विस्तार की एक कोई चादर है। बाबू देखो, पहली बात तो एबीसीडी का कोई कंसेप्ट नहीं है मानने का। एबीसीडी तो आप तब मानते हो जब आपको पता होता है, बट हमने ऐसा मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने माना कि एबीसीडी हमारे पास एक कोई अनंत विस्तार की चादर है, और वो क्या है? आवेशित है, और उस चादर के निकट बिंदु P, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु Q पे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये सब आप बात को, कहानी को चित्र में लिखोगे। ये सब मैं लिखने वाला नहीं, ये तुम्हारा काम है और लिखना पड़ेगा भाई। ज्यादा इसमें मैं आनतान नहीं कर सकता हूँ कि बच्चों को मैं सब कुछ लिखा दूं और बच्चा कॉपी कर, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, और इस बात को आप लिखेंगे वीडियो को रोक करके बाद में कि हाँ सर ने यहाँ पे क्या बोला लिखने के लिए। ठीक है, चलो, तो हम आते हैं बिंदु P। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं बिंदु A और बिंदु B के बारे में बात करूंगा। क्यों बात करूंगा वो भी तुमको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखो भाई ध्यान से, तो फॉर्मूला तो सेम होता है हमारे पास। क्या होता है? फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। लेकिन एक बात ध्यान दो बाबू, क्षेत्रफल छोटा है तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए। अगर क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई, क्योंकि छोटा का मतलब डी, छोटा का मतलब डी। अब सुनो ध्यान से, तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, और बाबूजी थीटा, थीटा क्या होता है? ई और डी ए के बीच का कोण। अब देखो यहाँ पे जो ई है बाहर की ओर है, डी ए ऊपर की ओर है। अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कोण कितना बन रहा है? 90। तो यहाँ पे मैं थीटा का मान कितना लिखूंगा? cos 90। और cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान कितना होता है? बोलो फटाक से बोलो भाई, जल्दी बोलो, कमेंट बोलो। तुम लोग कमेंट नहीं करता यार। पिछली वीडियो मैंने बोला था कमेंट करने को, तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया, मैं देख रहा था। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए और गुणे 0, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डी फाई ई बराबर 0, डी फाई बराबर 0। कहां पे बाबू? ए, बिंदु ए और बिंदु बी पे। देखो बिंदु ए और बिंदु बी पे फ्लक्स का मान क्या आया? 0। तो भैया यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। तो हमको यहाँ तीव्रता निकालने नहीं है, जहां फ्लक्स नहीं वहां तीव्रता नहीं, आप ऐसा मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि ए व बी पर, ए व बी पर वैद्युत फ्लक्स शून्य है, वैद्युत फ्लक्स शून्य है। इतना पार्ट खत्म हुआ। इतना आपको दिखाना पड़ेगा भाई। देखो डेरिवेशन में ये आपको दिखाना पड़ेगा, और कहने दिखाओगे यार इसमें क्या है, एकदम छोटा सा काम है भाई, इंटर में तुम पढ़ता है, तुमको ये भी नहीं आता तो फिर बेकार है ना। तो इतना आप दिखाओगे तो चीजें एकदम क्रिस्टल। अब हमारे पास बिल्कुल कंसेप्चुअल बचेगा कि मैं बिंदु P और बिंदु Q पे क्यों निकाल रहा हूं फ्लक्स। क्यों? क्योंकि A और B पे मान क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0? क्योंकि वहां पे जो क्षेत्रफल सदिश है, जो विद्युत क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल सदिश है और जो विद्युत क्षेत्र है, उसके बीच में कोण 90 का बन रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलो इसको रेस कर देते हैं। तो अब हमारे पास बिल्कुल नया टॉपिक कह रहा हूं, बिल्कुल नई चीजें, जो कि हमारा मेन पार्ट है, बिंदु P और बिंदु Q। तो मुझे क्या करना है? बिंदु P और बिंदु Q पे निकालना है फ्लक्स का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई, अब मैं क्या लिख रहा हूं कि बिंदु P तथा
क्यू पर बिंदु P तथा क्यू, चलो अच्छा एक एक पे निकालते हैं। तो मैंने निकाला कि बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, वही सूत्र जो भी लिखा था मैंने, क्या E बराबर सॉरी फाई E बराबर क्या होता है भैया, DA cos थीटा। फाई बराबर क्या होता है, EA cos थीटा। क्या होता है, EA cos थीटा बिंदु P पे। लेकिन यहाँ पे जो एरिया पूरा A है, छोटा सा एरिया क्या है, DA, यहाँ पे क्या लिखोगे, DA लिखोगे। और उसके बाद अगर एरिया छोटा तो फ्लक्स का मान भी छोटा, तो छोटा के लिए आगे क्या लगाते हैं, डी का मतलब होता है छोटा, डी का मतलब छोटा। तो जैसे कि यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ये हो जाएगा ई इंटू डी ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0। और आपको पता होगा, जल्दी 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 फटाफट अपने काम पे लगो, तुम्हारा काम क्या है, आपका काम है कोण का मान बताना। तो cos 0 का मान कितना होता है, बोलो, मैं नहीं लिखने वाला। cos 0 का मान तुरंत कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, कितना होता है cos 0 का मान, 1 होता है क्या, यस, कितना होता है, 1 होता है। भूल चूक माफ, अगर गलती हो तो माफ कर देना, ठीक है, 1 ही होता है हालांकि। तो cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा 0 क्यों बना, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में। तो ई वेक्टर भी इधर है, डी वेक्टर भी इधर है, इसका मतलब एक दिशा, तो कोण 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, और गुणे में क्या लिख दिया, 1, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिला के मान क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। लेकिन यहां पे जो मान आया है वो इस क्षेत्रफल के छोटे से पार्ट से आया है, और हमको तो पूरे क्षेत्रफल दिए। तो अब करेंगे समाकलन, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जब समाकलन करोगे तो आप यहां पे लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों को समाकलन करो बाबू। तो यहां पे मैं समाकलन का चिन्ह लगा दूं, हो जाएगा। चलो यहां पे करने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा कर दूंगा, ठीक है, समझ जाना भाई। तो ये हो जाएगा डी फाई ई समाकलन बराबर समाकलन ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। इस वाले पार्ट को मैं यहां से करना हूं, ठीक है, समझिएगा, है ना। हाँ, इतना करना पड़ेगा भाई। देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं तुरंत स्लाइड चेंज करूंगा आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड है, ज्यादा इटाऊंगा मिटाऊंगा समय फालतू जाता है ना, ताकत भी लगती है, तो इसलिए ऐसे ही करेंगे। चलो, तो ये हो जाएगा समाकलन डी फाई। अब सुनना ध्यान से, यहां मैंने क्या लिखा, डी फाई, डी फाई का मतलब छोटा सा फ्लक्स, क्या लगा दिया, समाकलन मतलब पूरा फ्लक्स, और पूरा फ्लक्स क्या आता है, फाई ई। तो इसलिए इसका समाकलन करने पर यहाँ पे क्या आएगा, फाई ई हो जाएगा बराबर। देखो यहाँ पे ई क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, और कांस्टेंट पर समाकलन के बाहर, कांस्टेंट पर अवकलन के बाहर, तो ई कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई, और समाकलन फिर क्या लगेगा, डीए। तो मैंने क्या लगा दिया, डीए लगा दिया। अब देखो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डीए, डीए का मतलब छोटा, समाकलन करेंगे तो पूरा, तो पूरा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा आराम मिला, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा, कहां पे, पी पर, कहां पर, पी पर। सर आपने बोला था जैसे ही फ्लक्स एक्ट हुआ है तुरंत बोलना समीकरण नंबर 1, और अभी तो आपने बोला नहीं, इसका मतलब कोई राज है ना, यस। तो कोई राज है, क्या राज है, कि जैसे मैंने बिंदु P पे निकाला है वैसे मैं बिंदु Q पे निकालूंगा, जैसे बिंदु P पे निकाला है वैसे बिंदु Q पे निकालूंगा, और फिर दोनों फ्लक्स को जोड़ूंगा, दोनों फ्लक्स को जोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि हमें तो नेट फ्लक्स चाहिए ना। तो जब दोनों का नेट फ्लक्स आएगा तो फिर उसे हम गॉस के नियम से बराबर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स आया EA, और वहां फ्लक्स आएगा BA है, वहां फ्लक्स भी EA आएगा। क्यों आएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि भाई E यहाँ पे है, E वहां पे है, DA यहाँ पे है, DA वहां पे है। तो जब सारा मान सेम है तो फ्लक्स का मान भी सेम आएगा ना, नहीं आएगा, सेम आएगा। तो बिंदु P पर अगर आया है फाई ई बराबर ई ए, तो बिंदु Q पर भी आएगा फाई बराबर ई आएगा, ठीक। चलो तो यहां पे लिख दे, क्या लिख देते हैं, ठीक है। चलो तुम लोग कह रहे हो कि सर थोड़ा थोड़ा करके कहां कहां लिख देते हो, चलो देखो ध्यान से। तो बिंदु P पे निकाला, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, इसी प्रकार Q पर,
इसी प्रकार क्यू पर। तो जब आप पूरा देखो, करना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में भी नहीं करना है, वहां पे भी लिखना है क्या, इसी प्रकार। तो जब इसी प्रकार का मतलब इतना मैंने ये क्रियाकलाप किया है, वही क्रियाकलाप फिर से करूंगा तो मान हमको वही मिलेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, इसी प्रकार। तो यहाँ पर फाई का मान आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्या है, ई ए, हो जाएगा ई ए, और ये कहां पे हो जाएगा, क्यू पे। कहां पे हो जाएगा, क्यू पर, ठीक है। अब नहीं लिखूंगा ना भाई, नहीं तुम लोग बुरा मान जाओगे, तो अब नहीं लिखूंगा, तो होगा बिंदु P और ये होगा बिंदु Q। तो बिंदु P और बिंदु Q पे इतना मान आया। अब हम क्या करेंगे, इसका नेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट। तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सिंपल सा जोड़ देंगे, बात खत्म। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े अपने क्रियाकलाप में हम लोग, ठीक है। दिख रहा है सही से, एकदम मस्त दिख रहा है, ठीक है, तुम लोग की शक्ल से अच्छा ही दिख रहा है। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, आप देखते जाइएगा, मिटना नहीं भाई, है ना, जितनी जरूरत है उतना मिटो, ज्यादा नहीं मिटना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो हो गया, चित्र हटाओ, हो गया चित्र। तो अब मैंने क्या निकाला, बिंदु P पे मैंने क्या निकाला, बिंदु Q पे। तो बिंदु P पे फ्लक्स आया, क्या आया, EA आया। बिंदु Q पे फ्लक्स क्या आया, EA आया। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि कुल फ्लक्स, तो मैंने यहां पे लिख दिया कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स का मतलब मैंने क्या लिख दिया, फाई ई। वहां पे मैंने फाई माना था ना, आप वहां पे अलग ही मान सकते हो, कोई बात नहीं। तो फाई का मतलब क्या हो गया, पी पर फ्लक्स और प्लस क्यू पर फ्लक्स। तो देखो ये हमारे पास मेन फार्मूला है, मैं दोनों को जोड़ूंगा तो हो जाएगा फाई बराबर, तो पी पर फ्लक्स, जब पी पर फ्लक्स कितना आया है, ई ए, और प्लस क्यू पर फ्लक्स कितना आया है, ई ए, दोनों को जोड़ोगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा। यस, अब हम अपने क्रियाकलाप के लास्ट वाले पॉइंट पहुंचे। अब हम भी सांस ले, थोड़ा आप भी सांस लो, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1। अब काम हुआ आधा। अब सोच लो क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है ना, जो कि आप लोग के पास समझ जाना आगे होगा ही होगा, तभी तो आप फिजिक्स पढ़ लो ना, इसके पास दिमाग नहीं तो फिजिक्स नहीं पढ़ता ना भाई। तो 5 बराबर क्या होता है, 2E होता है। क्या होता है, 2EA होता है। ये आया एक के कारण। अब हम क्या लगाएंगे, गॉस का नियम। तो लगाते हैं गॉस का नियम भाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गॉस का नियम, तो हो जाएगा हमारे पास गॉस का नियम। जब गॉस का नियम लगाओ, गॉस का नियम क्या होता है, गॉस का नियम होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, ठीक है। सर इसको समीकरण 2 बोले क्या, बोल दे क्या सर, बोल दे क्या, नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आवेश है। तो इससे क्या दिक्कत है, इससे दिक्कत ये है कि जो हमारे पास आवेश है वो एक आवेश नहीं है, वो आवेश उसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। ये आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, जैसे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर मोमेंटम चार्ज के बारे में बात किया था। तो यहां पे क्या आएगा, सरफेस वाला बात आएगा। क्यों सरफेस, क्योंकि यहां पे सतह है। क्या है, सतह। सुनना, तो कल मैंने पढ़ा था कि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। एल का मतलब लंबाई, क्योंकि वहां पे चालक तार था, लंबा तार था, इसलिए लंबाई आया था। ऊपर क्यू, यहां भी क्यू आएगा, और वहां लैम्डा था, बट यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सिग्मा। क्या लिखेंगे, सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। सर क्यों, क्योंकि सुनो, जो आवेश है बाबूजी वो फैला है, कहां पर फैला है, क्षेत्रफल फैला है, इसलिए क्या आएगा, क्यू अपॉन ए। क्या आएगा, क्यू अपॉन ए। पिछले वाले में क्या था, वहां पे जो आवेश था वो उसके रेखा पे था, इसलिए क्यू अपॉन एल। और याद रखना, एक एक नंबर में कभी पूछ लेता है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। इसको बोलते हैं आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण। तो आवेशों का वितरण 3 प्रकार के, रेखीय होता है, पृष्ठीय होता है और आयतन होता है। आयतन क्या होता है, रो बराबर क्यू अपॉन वी होता है, समझ जाओगे धीरे धीरे। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए आ गया। क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे जो सिग्मा है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। चलो उठा के वैल्यू पुट करें तो क्यू का मान मैं यहां से रख सकता हूं, क्यू का मान सिग्मा इंटू ए। तो मैंने यहां पे लिख दिया फाई ई बराबर, इसे यहां पे लिख दिया सिग्मा इंटू ए अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। बस आया हमारे पास लास्ट कार्यक्रम, क्या, समीकरण नंबर 2।
तो अगला कार्यक्रम समीकरण 1 समीकरण 2 को तुरंत बराबर दिखा दो। क्या करें? तुरंत बराबर दिखा दें, है ना? तो जगह तो है नहीं, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करें, है ना? तो फिर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पे अब करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं? समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है भैया? तो अब हम करेंगे यहां पे समीकरण 1 बराबर, भाई लाइन में मत दिखो, मुझे अच्छा नहीं लगता बोर्ड पे कुछ दिखता है गंदा सा। तो मैंने यहां पे लिख दिया समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 हमारा क्या आया था? समीकरण 1 हमारा आया था 2EA। क्या आया था? 2EA। याद करो, याद करो, देखो 2EA। समीकरण 2 में क्या मान मिला था हमारे पास? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाबूजी ए से को काट डाला, ए से को काट डाला, क्या बचा? 2E और बराबर क्या बच गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमको भूलना नहीं है। उद्देश्य हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ई होता है। तो यहां से ई का मान निकालो। जब ई का मान निकालोगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही है हमारे पास डेरिवेशन कि समतल आवेशी चादर कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? कुछ बात और जो कि अगले डेरिवेशन में काम आएगी। अब अगले जो देखो, इसमें गॉस के नियम में 5 डेरिवेशन, एक हमने किया, ये दूसरा हो गया, 2 और है, उसके बाद एक गोले वाला है। जो अगले 2 है ना, एकदम मौखिक है, एकदम ओरल है, उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? लेकिन सुनिए ध्यान से वो। अच्छा, ये डेरिवेशन इंपोर्टेंट बनता क्यों पता है आपको? क्योंकि अगर एग्जामिनर इस डेरिवेशन को पूछता है तो इसका मतलब वो आपसे 3 डेरिवेशन को पूछ रहा है एक साथ में। देखो कैसे, यहाँ पे एक सतह है ना, इसके बाद वाले में 2 सतह हो जाएगी, उसके बाद वाले में इसके एक तरफ सतह होगी, उसके दोनों तरफ सतह हो जाएगी। तो इस तरीके के 2 डेरिवेशन और बन जाएगा। फिर वहां पे 2 प्लेटें होंगी, उनके बीच में विद्युत क्षेत्र निकलेगा, उनके बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार 2 डेरिवेशन बनेगा और सब यही वाला लगता है फार्मूला, कुछ नहीं होता, यही डायरेक्ट लगाएंगे। ई बराबर क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। इस डेरिवेशन से आपको एक चीज और सीखना है, क्या? कि अगर मैं ऐसा मानूं कि हमारे प्लेट से, मान लिया मैंने कि आर दूरी पर बिंदु है, दोनों तरफ कितनी दूरी बिंदु है? आर दूरी पर बिंदु है, और वहां पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो तीव्रता जो आएगी उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बबुआ हमारे फार्मूला में आर नहीं है ना यार। तो अगर समतल आवेशित चादर होगी, मतलब कोई समतल जगह होगी, कोई समतल वस्तु होगी, और उससे आर दूरी पर अगर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई मतलब ही नहीं है, दोनों का मान बराबर आएगा। मेरा मतलब दूरी बढ़ाने घटाने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे फार्मूला में आर नहीं है। ठीक है? तो फार्मूला में है क्या सर? फार्मूला में है सिग्मा, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका मतलब सर इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल। अगर यहाँ पे आप पृष्ठीय आवेश घनत्व को बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, आवेश को कम करोगे तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ रही मेरी बात को? तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा सिग्मा और ई के लिए, ई और सिग्मा के लिए, सिग्मा और के लिए, तो वो बनेगा यूनिफॉर्म ग्राफ। क्या बनेगा? यूनिफॉर्म। इसको बोलते हैं एक समान। क्या बोलते हैं? एक समान। इसका मतलब कि अगर मैं एक का मान बढ़ाऊंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, एक का मान घटाऊंगा दूसरा ऑटोमेटिक घट जाएगा। कभी समय मिलेगा तो डिटेल में इसको और मैं बताऊंगा कि ग्राफ बनता कैसे। अभी के लिए आप ऐसा प्यार से मान लो। ठीक है? तो आज क्लास को समाप्त किया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तो जैसा आपने लास्ट की क्लास को प्यार और इतना सपोर्ट किया था, इस क्लास को भी करना है। जितना करोगे उतनी एनर्जी आती है। ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको जो और भी चीजें हैं, जैसे थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, तो वो भी आ जाएगा। और हाँ, तो बहुत जल्दी अपना डिजिटल बोर्ड भी आ ही जाएगा, तो फिर न्यूमेरिकल लगाने में और आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमें फिर न्यूमेरिकल लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होती है ना भाई, व्हाइट बोर्ड पे पहले 15 मिनट एक न्यूमेरिकल लिखो भाई, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल लंबे लंबे होते हैं, 7-7 लाइन का न्यूमेरिकल होता है। पता लगा हम यहाँ तक न्यूमेरिकल लिखे, 20 मिनट का न्यूमेरिकल ही हो गया। तो इससे अच्छा पीडीएफ वहां पे इंसर्ट करेंगे, फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है? तो जब लगेगा तब लगेगा, उसको देखा जाएगा। बट अभी के लिए आप सभी को क्या करना है? वीडियो खूब अपने दोस्तों में फैलाना है, चीजों को बताना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। जितना प्यारा कमेंट, जितना इमोशनली कमेंट आप करते हो टीचर्स के लिए, उतनी एनर्जी हम लोगों में आती है। ठीक है? और भी जो टीचर्स उन वीडियो आ रही है उन पे भी आप सभी सपोर्ट करें, और कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑफिशियल चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता करें। हाँ, प्यार दे अपना। ठीक है? तो मिलते हैं नए वीडियो में पूरे एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। जय हिंद भैया।